नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं। आज 5 तारीख है यानी 5 दिसंबर और आज आखिरी चरण के चुनाव थे गुजरात में, जो कि संपन्न हो गए हैं और 8 तारीख को नतीजे आने हैं। अभी हम हैं योगी आदित्यनाथ के शहर में यानी गोरखपुर में और यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर इनको क्या लगता है। कई मुद्दे थे जिन पर इलेक्शन लड़े गए। एक तरफ जहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी जीत रही है, वहीं भाजपा ने अपना दावा किया कि भाई इस बार भी फिर भाजपा सरकार। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, इस बार कांग्रेस की सीट निकल जाएगी। इस पर आप लोगों को क्या नाम है? मोहन सिंह सरनेत। क्या लगता है इस बार? भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। हमारे पूज्य जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी से वहाँ की जनता, गुजरात की जनता बहुत प्रभावित है। मोदी चूंकि वहाँ के रहने वाले हैं गुजरात की जनता को भी यह है कि मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर प्रधानमंत्री हों, देश के नेता हैं, तो गुजरात की जनता इस मुद्दे पर भी जो है वोट देगी कि मोदी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं। और हमारी योगी जी, मतलब देश की जनता का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक हो जा रहा है ना, ये मुद्दा होना चाहिए कि प्रधान। हाँ। ऐसा है ना, देखिए लीक होना कोई ऐसा नहीं है, आश्चर्यजनक वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ये आश्चर्यजनक बात हो गई कि लीक हो गया। लीक तो हमेशा होते रहे हैं। चूंकि ये सख्त थे कि लीक न हो तो उस पर एक्शन लिए, और लोग एक्शन नहीं लेते थे। इसके पहले भी लीक होते थे लेकिन उस पर एक्शन सरकारें नहीं लेती थी। ये सरकार एक्शन ले रही है चूंकि ये सरकार ये चाहती है कि जो भी कार्य हो निष्पक्ष हो। आपने कहा कि योगी जी को वहाँ की जनता चाहती है, सहमत हैं आप? बिल्कुल नहीं चाहती है। योगी जी केवल उत्तर प्रदेश के ही नेता हैं। इनके नाम पर वोट केवल बिटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ले जाती है। इनका छाप केवल यूपी में है और यूपी मॉडल में ही बस सिमट के रह जाएंगे, या नहीं भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इनको एक मोहरा बना करके लेकर चल रही है, इसलिए इनके पास कोई नेता और है नहीं, केवल योगी के अलावा और कोई नहीं यूपी में नेता है। और भाजपा चाहती नहीं कोई दूसरा नेता पैदा हो। योगी जी खुद महाराज चाहते हैं, राजपूत है, वो नहीं चाहते कोई राजपूत नेता पैदा हो। राजनाथ सिंह राजपूत है, कभी नहीं चाहते कोई राजपूत नेता पैदा हो। राजनाथ सिंह गोरखपुर में 3 नेताओं को पैदा किया था, उन्होंने केवल ब्राह्मणों को पैदा किया था, किसी राजपूत को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया था। ये सर्वविदित है। जात की राजनीति होती है, जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए। जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए। योगी जी में कोई जातिवाद नहीं है। योगी जी में कोई जातिवाद नहीं है। जातिवाद तो उनके उन्होंने तो सीधा आपके सामने कह दिया कि भाई साहब नहीं चाहते हैं कि कोई और राजपूत नेता उभरे, राजनाथ सिंह नहीं चाहते हैं कि कोई और नेता उभरे। इनके विचार हो सकते हैं। योगी जी जातिवादी हो ही नहीं सकते हैं, कभी कोई कह नहीं सकता है कि जातिवादी। आप कई उदाहरण ले लीजिए, शहर का ही उदाहरण ले लीजिए, जितने टिकट मिले हैं क्या किसी ठाकुर को मिले हैं? अगर जातिवाद की बात करते हैं तो कभी कोई ठाकुर पाया है? तो वो यही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो नहीं चाहते हैं कि कोई जातिवाद का ठप्पा इसी नाते नहीं है। जातिवाद का ठप्पा इसी नाते नहीं है कि कभी उन्होंने जातिवाद किया ही नहीं। और योगी जी को गुजरात की जनता सर आंखों पर ले ली, सर आंखों पर बैठा ली वहाँ की जनता। भाई साहब तो कह रहे हैं मोहरा बना। भाई साहब के विचार अपने होते हैं। योगी इज ब्रांड ऑफ प्रेजेंट पॉलिटिक्स। पूरे देश में, पूरे देश की जनता, एक तो वो सन्यासी हैं, उनका जीवन जितना सरल है, किसी भी आडंबर में, किसी भी प्रकार की विलासिता में वो नहीं है। देश की आज़ादी मिली, नेताओं ने क्या किया आप देखिए। जनता में देश के विकास की, जनता के विकास की कसम खाकर के लोगों ने अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। अपराध तो मनुष्य के भीतर छिपी हुई जन्मजात प्रवृत्ति है और कभी भी दुनिया का, केवल हिंदुस्तान की नहीं, मैं दुनिया के सभी समाजों की बात करता हूँ, कोई समाज ऐसा नहीं जहाँ अपराध ना हो। ये व्यक्ति के भीतर छिपी हुई एक प्रवृत्ति है। जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति भी होती है जो सब में होती है। सरकार का काम क्या है कि अच्छा शासन देना। देखिए 2012 में, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, 2012 में उत्तर प्रदेश में PCS भर्ती परीक्षाएं हुई थी। संविधान के नियमों को दरकिनार करके 86 में से 56 केवल एक जाति के, एक वर्ग के लोगों का चयन किया गया था। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक भी अल्पसंख्यक नहीं था। तत्कालीन सरकार अल्पसंख्यकों के लिए घड़ियाली आंसू बहाती थी, एक अल्पसंख्यक नहीं था। सामान्य वर्ग की सभी सीटों पर केवल सरकार ने अपने बंधु बांधवों को और विशेष जाति के लोगों को नियुक्त करने का काम किया था। किसी भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं हुआ था। ये पूरे पूर्वांचल से, पूर्वांचल की माओं की कोखों से
प्रतिभाएं नहीं पैदा होती हैं क्या? आज आप देखिए जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, इतना विषाक्त कर डाला था परीक्षाओं में हेर फेर करने वाले लोगों का, इतना विराट जो है वो चैनल बन गया था जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस काम को किया है और इस पर उनकी सराहना होनी चाहिए। गुंडे बदमाश जो जनता के लिए मुसीबत बने हुए थे, जिनके पांव पर अपना सर झुकाना जनता की मजबूरी थी, आज सभी गुंडे माफिया जेल की सलाखों के भीतर हैं। गुजरात पर हम थे और अभी हम लोग योगी जी की बात कर रहे हैं, करना भी वाजिब है। लेकिन एक और सवाल है कि क्या गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, उनके सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और फ्री बिजली फ्री पानी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है? केजरीवाल तो दिल्ली में इसके बाद नहीं जीतेंगे, दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं होंगे। छोड़ दीजिए, गुजरात का सपना तो बहुत दूर है, वो दिल्ली में इसके बाद सरकार नहीं बनेगी। मैं 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी। दिल्ली में भी नहीं बना रहे। ये बालू की भीत पर ये सरकारें टिकी हुई हैं, वो चल रही है कि वो झूठ बोल। बालू की भीत होती है ना, झूठ के पुलिंदे पर वो सरकार बनी हुई है, वहाँ की जनता समझ गई। तो दिल्ली की जनता इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री बना रही है। नहीं, अब कहाँ बना रहे, इसके बाद देखिएगा। मैं 100% कर रहा हूँ, इसके बाद देखिए। गुजरात तो बहुत दूर है, गुजरात तो बहुत दूर है। क्या कह रहे हैं? एमसीडी में तो सीट तो दिखा ही रही है कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीट पा रही है। बताइए। नहीं दिखा रही है और आएगी, दोनों में अंतर है ना। मतलब सच बस आप भाजपा वाले बोलते हैं? नहीं, भाजपा वाले सच तो बोलेंगे ही, बोलते ही है। तो इस बार अरविंद केजरीवाल का क्रेज कुछ दिखेगा कि नहीं गुजरात? कहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या लगता है, दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। और जनता हमेशा बदलाव चाहती है, बदलाव से विकास होता है। 7 बार से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पे वहाँ की जनता और वहाँ की जो सरकार बनाने का काम करते हैं वो पूर्वांचल के हैं, बिहार के हैं, वो बाहरी लोग वहाँ की सरकार बनाने का काम करते हैं। इस बार वहाँ की जनता साइलेंट है। जो बाहरी हैं, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों के हैं, वो सरकार बदलने के मूड में है। इसलिए 7 बार सरकार हो चुकी, अब पुनः भाजपा की सरकार होने वाली नहीं है। योगी का बुलडोजर वहाँ भी बोल रहा है, वहाँ भी जनता चाहती है। यही चाहती है कि बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाए। नहीं। बुलडोजर का काम होता है, बुलडोजर का काम होता है रोड बनाना, जो कि अभी भी आप प्रेजेंट टाइम में यूपी की रोडें देख लीजिए, उस पे बुलडोजर नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? रोड पे बुलडोजर नहीं चल रही है। बुलडोजर कहाँ चल रही है? यहाँ से इनको वोट बैंक लेना है। नहीं, आप देख लीजिए, जितने लोग आप भाई साहब हैं, बड़े हैं, सम्मानित हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपका सम्मान कर रहा हूँ। वोट किस पे मांगना चाहिए? किसी भी दल को, भारत की राजनीति में इतना गंदा राजनीति हो चुका है कि लोग मुद्दों पे वोट नहीं मांग रहे हैं। यहाँ वोट किस पे मांगना चाहिए? शिक्षा मामले देख लीजिए, आप गोरखपुर के किसी भी स्कूल में चले जाइएगा, मनमानी लूट हो रही है फीस की, उस पर कोई भी नेता नहीं जाके बोल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज में आप घुस जाइए, एक बेड पे 2 पेशेंट लेटे हुए हैं आज भी। मुख्यमंत्री का शहर है ना। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार के नाम पे ये सरकार कभी भी ये दावा नहीं कर सकती है कि हमने बेहतर रोजगार दिया है, ये दावा नहीं कर सकती है। उसके बाद आ जाइए, जो इनका मेन मोटो है सांस्कृतिक मामला, ये कह रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति बचाएंगे। आप यही ना कह रहे, भारतीय जनता पार्टी संस्कृति को लेकर आगे चल रही है ना। आप मोबाइल ले लीजिए, बच्चों को मोबाइल, आजकल बच्चे आम हो गए हैं, मोबाइल लेके देखते हैं। आप बताइए, मोबाइल खोलने लायक है? आप खुद देखते होंगे, देखने लायक है? अश्लील इस पर टिकटॉक वगैरह जितने भी इंस्टाग्राम है, अश्लील बातें आ रही हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। सरकार जब तक अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी मूल चीज़ों को नहीं रोकेगी, किसी विशेष जाति को या किसी भी धर्म को या किसी भी संप्रदाय को उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। हम आजकल क्या हो गया है, हम भाई साहब हो गए हैं कि आप भाई साहब कह रहे हैं कि ठाकुरों को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जाति, ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए राजनीति में। मुद्दा किसी जाति को आगे बढ़ाने से नहीं मतलब होता है। जाति को आगे बढ़ाने का अधिकार संविधान ने दे दिया गया है, उसमें आरक्षण मिलता है, उससे जिसको आगे बढ़ना होगा, जो पात्र होगा, वो बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे होनी चाहिए। इसके अलावा कोई अन्य बात कर रहा है तो इसकी मतलब अपनी कमियों को छुपा रहा है। अच्छा, गुंडे माफियाओं को सजा नहीं मिलनी चाहिए?
गुंडे माफियाओं के घर पर अगर बुलडोजर चल रहा है क्या गलत हो रहा है? अच्छा, जो- इन होना चाहिए। ठीक है, तारामंडल पे भी आज पूरे देश में तारामंडल पे भी कुछ दिन पहले एक दुकान वाले के वहाँ चढ़ के झगड़ा हुआ है, उसमें किसको सजा मिली है? पूरे देश में योगी को लोग पसंद क्यों कर रहे हैं कि ताकि घर तोड़वाते हैं। नहीं किसी घर उसका तोड़वा रहे हैं ना जो गुंडा है, मवाली है। घर तोड़ना भी जरूरी ऐसे लोगों को सजा मिलनी घर चाहिए। तोड़ना भी जरूरी है। ऐसे लोगों को सजा घर मिलनी तोड़ना चाहिए। भी जरूरी है। और पूरे देश घर में- तोड़ना भी जरूरी है। पूरे देश में योगी की डिमांड है केवल इनको इनके जो न्याय प्रक्रिया है, जो न्याय तत्काल दे रहे हैं, जो भी इस तरह के अराजक तत्व हैं उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, इसी के नाते पूरे देश में योगी की डिमांड है। देखिए, बुलडोजर अगर ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, अराजक तत्वों पे बुलडोजर चलना चाहिए, अच्छी बात है, बुलडोजर चलाइए, लेकिन किस लिए? सिर्फ किसी एक विशेष व्यक्ति को हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम यहाँ किसी जाति के समर्थक हैं। आप मतलब आपका कहना है कि एक व्यक्ति का आप मकान तोड़वा करके अपनी 100 कमियों को नहीं छुपा सकते हैं। क्या क्या कमियां हैं? कमियां सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त होना था, उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया है। भाई साहब आप ही बता दीजिए। नहीं गड्ढा इतना काम तो 50 साल तक नहीं होता। जो काम आज योगी ने कर दिया 50-60 साल तक दूर दूर तक सोचते नहीं लोग। 50-60 पूरे साल जिले- तक? नहीं। पूरे 50 साल तक नहीं सोचते। जो काम आज उन्होंने कर दिया। जो भी मुख्यमंत्री होता है अपने जिले का विकास करता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, नेताजी ने, मुलायम सिंह ने सफाई का विकास किया, तो योगी ने कहा बहुत ज्यादा विकास किया है। आप जाकर देखिए, सफाई में देखिए, सफाई में जो विकास हुआ है गोरखपुर उसका आधा भी नहीं हुआ है। उसका आधा भी विकास गोरखपुर में नहीं हुआ है। सैफई छोड़ दीजिए, सैफई के बाद उस इटावा मैनपुरी 4-5 जिले देख लीजिए। माननीय क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी ने अपने 4-5 जिलों का विकास किया। आप यहीं पासी में देख लीजिए, महाराजगंज चले आइए, महाराजगंज की सड़कें देख लीजिए। महाराजगंज में एक काम बता दीजिए कि ये 7 साल के दौरान में एक ऐसा काम हो गया हो जिससे महाराज, मैं यही पासी की बात कर रहा हूँ, अब पासी की बात कर रहा हूँ। देखिए, विकास हो रहा है। सर जिले की बात नहीं हो रही। विकास के अलग अलग मानक हैं। इस सरकार ने सड़क के लिए जितना काम किया है उतना देश की किसी भी सरकार ने नहीं किया। आप सरकार के 4 लेन देखिए, 6 लेन देखिए, सरकार के द्वारा बनाए गए फ्लाईओवर देखिए, सरकार के बनाए गए फ्लाईओवर्स को देखिए। आप देखिए, यही उत्तर प्रदेश है जब 18-18 घंटे बिजली नहीं रहती थी। हम लोग गोरखपुर महानगर के निवासी हैं, यहाँ निवास करते हैं, और हम लोग 12-12 घंटे बिजली नहीं रहती थी। आज उत्तर प्रदेश के किसी गांव में आप चले जाइए, आपको 20 घंटे बिजली मिलती है। शहरों में 24 घंटे बिजली रहती है। कोई फॉल्ट ना हो तो गोरखपुर की बिजली नहीं कटती है। ये और कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी जो हैं वो हड़ताल पर थे, और बहुत सारे थे जब सस्पेंड भी हुए। देखिए, ये अलग इशू है, ये अलग इशू है। कर्मचारी अपने नियोक्ता से, कर्मचारी कोई भी किसी भी शहर हो गया, गांव शहर हो गया। वो आज किसी भी बिजली जो है इतनी आवश्यक चीज है कि आज गांव शहर हो गया है। गांव का विकास हो, पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। पूरे प्रदेश में मान काम लेते हो रहा हैं है। कि आपके हिसाब से यूपी में विकास हुआ, आपके हिसाब से नहीं हुआ, ठीक है। हम बात गुजरात की कर रहे थे। गुजरात में क्या इस बार, जिस तरीके से मैंने पूछा आपसे, कि अरविंद केजरीवाल का प्रभाव देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, प्रभाव तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि सरकार बीजेपी की नहीं बनने जा रही है। वहाँ सामूहिक सरकार बनेगी, मिलीजुली सरकारें बनेगी। जनता बदलाव के मूड में है। 7 साल से एक ही चीज़ पूरी सब्जी खाते खाते वहाँ जनता तब उब चुकी है। अब वहाँ रोटी भी खाना चाहती है, इसलिए वहाँ बदलाव चाहिए। अच्छा, क्या कांग्रेस के मुखिया, या फिर यूँ कह ले कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा असर करने वाला है आने वाले दिनों में? बिल्कुल असर करेगा। हाँ, बिल्कुल असर करेगा, और उस पर बढ़िया असर इसी चुनाव में दिख जाएगा। कहीं कोई असर नहीं है, कहीं कोई असर होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत बम्पर वोट से जीतेगी चुनाव। गुजरात में सरकार बनाएगी, कहीं कोई असर होने वाला। देखिए, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके परिणाम आपको कुछ ही दिनों में मिलेंगे। आने वाले चुनाव में ये स्थिति स्पष्ट हो जाए कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए, वो किसी इंडिविजुअल का ध्यान नहीं है, समग्र देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप शिक्षा को देखिए, स्वास्थ्य को देखिए, लोगों के आम जीवन को देखिए, सुरक्षा को देखिए, आंतरिक सुरक्षा को देखिए, देश की बाहरी सीमाओं पर जो अभी गुजरात इलेक्शन चल रहे थे, जी मोरबी हादसा हुआ था पुल वाला, जो आपने कहा कि स्वास्थ्य को, शिक्षा पे भाजपा जो है वो बहुत गौर फरमा रही है, काम कर रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो हॉस्पिटल में गए थे देखने के लिए।
उस हॉस्पिटल के कई वीडियो क्लिपिंग वायरल हुए थे जिसमें देखा जा रहा था कि आने से पहले फ्रीज़र लगाए गए बनाया थे, गया था। वाटर फ्रीज़र लगाए गए थे। तो ये किस तरीके का स्वास्थ्य विभाग मेरी बात सुनिए, देखिए हादसे जो है वो कोई उसकी तिथि तय नहीं होती, कोई उसका समय नहीं होता है। एक्सीडेंट इज हाँ, एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट। देश के आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना कि हादसों पर कौन से प्रधानमंत्री लोगों को, पीड़ितों को देखने हॉस्पिटल तक गए। हम बिल्कुल मानते ये हैं। तो उनके लोगों के प्रति उनका प्यार है, लोगों के दुख दर्द को वो स्वयं अपने महसूस करते हैं, इसलिए वो अस्पताल जाने का काम किए। आप देखिए ना देश के कितने प्रधानमंत्री जो है वो अस्पतालों में जाते थे। सवाल मेरा ये था कि जो आपने कहा कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कह ले प्रधानमंत्री या फिर जो पूरी भाजपा है वो कहीं ना कहीं ध्यान देती है। तो जब मोरबी हादसा होता है उस पर प्रधानमंत्री का दौरा लगता है और वो जाते हैं उस अस्पताल में और वहाँ के कई वीडियोज़ वायरल होते हैं जहाँ पर देखा जाता है कि आने से पहले फ्रीज़र लगाएगा, वाटर फ्रीज़र, पेंटिंग होती है रात भर में 62 वर्कर्स लगा करके। तो ये किस तरीके का स्वास्थ्य विभाग पर? नहीं देखिए, ये तो जो ऐसा काम करता हो उस पर तो स्थानीय अधिकारियों का उस पर नज़र रहना चाहिए। देखिए ये प्राइम मिनिस्टर जो है देश की गलियों गलियों में, देश के कूचों कूचों में, देश के घर घर में को वो नहीं देख तो सकता आप है। मानते हैं कि बस भाजपा जो है वो सिर्फ एक इंसान की वजह से चल रही है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी ने ही चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। उसकी सदस्य संख्या को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कहाँ से उदय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक राजनीतिक विंग है और केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, आप देखिए दुनिया के विद्यार्थियों के क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी संगठन हैं वो जनता के हित में सिर से पांव तक पसीना बहा करके मेहनत करते हैं, कोई दिखावे वाला काम नहीं करते हैं और उनके काम दिख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे देश में सरकारें बन रही है इसमें समर्पण के परिणाम है। ये जो कार्यकर्ताओं के समर्पण है, जो प्रचारक है वो पूरे अपने जीवन को सन्यासी रूप दे देता है, पारिवारिक जीवन को छोड़ देता है, शादी ब्याह से दूर रहता है। पढ़ लिख करके लोग आतंकवादी बन रहे हैं। आप आतंकवादियों को देखिए, पढ़े लिखे लोग, ट्रेंड लोग, दक्ष लोग, वो फिदायीन दस्ते के सदस्य बनते हैं। शरीर में जो पढ़ लिख लेते हैं वो टेररिस्ट बन तो जाते जो हैं। पढ़ लिया वो आतंकवादी हो गया। आपके कहने का ये मतलब है जो पढ़ा हुआ है वो आतंकवादी होता है। रिकॉर्ड देखिए, जो फिदायीन दस्ते के लोग हैं वो पढ़े लिखे योग्य लोग हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। मेरी बात सुनिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों की बात कर रहा हूँ। जो आदमी पढ़ लिख करके युवा अवस्था में अपने परिवार को छोड़कर और समाज की सेवा करने के लिए निकल पड़ता है, उसके त्याग को आप कम आंकते हैं? ये बहुत बड़ा त्याग है। लोग अपने रोटी दाल बाल बच्चे की परिध से बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं और इसी देश से कोई पढ़ा लिखा आदमी समाज के संगठन के लिए यदि आ रहा है तो वो तो श्रेयस्कर है, बहुत सराहनीय काम है। देखिए भाई साहब ने कहा मोरवी वाले पे कि विकास हो रहा है और घटनाएं होती रहती हैं, कहीं भी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस पर कार्रवाई क्या हो रही है। मोरवी वाले पे क्या कार्रवाई हुई है भाई साहब बता दें। मैं एक मिनट अभी पूरी बात। दूसरी चीज़, घटनाओं पे जब लोग राजनीति करते हैं तो वो गलत होता है। इसी प्रकार की घटना बंगाल चुनाव से पहले हुआ था और प्रधानमंत्री जी कहते ये प्रकृति का संदेश है। इसी तरह का एक पुल टूटा था ना कि वहाँ प्रकृति का संदेश है कि वो चाहती है ये सरकार ना बने। तो यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कथन अनुसार मोरबी में ये घटना हो के भी प्रकृति चाहती है कि गुजरात में इनकी सरकार ना बने। और दूसरी चीज़ ये राजनीति का गलत पहलू है। अगर मोदी जी वहाँ सही हैं तो फिर यहाँ गलत होंगे, अगर यहाँ सही हैं आप तो फिर मोदी जी वहाँ गलत थे। अब ये आप बताइए कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे। और दूसरी चीज़, पहले एक ले लीजिए फिर हाँ, दूसरा वाला बताइए। एक ही व्यक्ति अलग अलग विषयों पर अलग अलग अपने वक्तव्य देता है, उसके दोनों जगहों पर अलग अलग माइंड सेट रहते हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ रहती हैं, वहाँ की लोकल बातें रहती हैं और वहाँ के वातावरण को देख करके वो आदमी बात करता है। देखिए कोई भी हादसा होता है, यदि मोरबी हादसा हुआ तो वहाँ के स्थानीय अधिकारियों की ये चूक है। जितना वहन करने की क्षमता उस ब्रिज में है। सवाल इनका ये था कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी एक पुल हादसा हुआ तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, यही सवाल था ना आपका, कि एक ये जो है वो संदेश है कि यहाँ पर सरकार बदलेगी। तो इनका सवाल ये है कि क्या वहाँ पर जब पुल टूटा है तो ये भी एक संदेश है? इसमें कोई भी राजनीतिक सूझबूझ लग रही है आपको? ये राजनीतिक रूप से एक मिनट हाँ, बोलिए। ये कथन माननीय प्रधानमंत्री जी के थे। अब आपके अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी में राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, आप तो यही कह रहे हैं ना।
भाई ये तो मैंने नहीं कहा, भाई प्रधानमंत्री जी ने ही बंगाल में कहा था। और वही चीज़ मैं सवाल मैंने ये उठाया कि अगर वहाँ पे बंगाल में प्रधानमंत्री जी के अनुसार पुल टूटा था तो ये प्रकृति का संदेश था कि यहाँ की सरकार को बदलना चाहिए। तो गुजरात में वह अगर टूटा है तो क्या प्रकृति का वही संदेश था? ये तो मैंने मोदी जी की ही बात कही है ना। सवाल क्या था आपका? हाँ, दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि जो शिक्षित होता है वो आतंकवादी होता है। फिर हमारे देश में जितने शिक्षित लोग हैं सारे के सारे आतंकवादी हैं, अनपढ़ लोग ही रहते हैं। फिर ये भी तो कहा जा सकता है तो जो अनपढ़, ये तो बात आपने कहा कि जितने लोग पढ़ लिख लेते मैंने हैं। केवल एक बात आपसे कहा, मेरा केवल एक कहना था कि आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जो आतंकवादी हैं वो गुमराह लोग हैं। वो मानवता को भस्म करने के लिए अपने शरीर में बम बांध करके और विस्फोट करते हैं यहाँ जहाँ पब्लिक होती हो। लेट मी कंप्लीट। क्या कह रहे हैं? हाँ, उसमें ये इनका कहने का मतलब ये था कि जो इस तरह का कुचक्र कर रहे हैं आतंकवाद और उग्रवाद का काम, मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, ठीक है ना। तो उनको सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, न कि डिकंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, समाज को के लिए गलत काम नहीं करना चाहिए। हम एजुकेशन इसलिए नहीं हमें मिलता कि हम समाज को तोड़ें, समाज को दूसरे समाज को सही रास्ते पर ले जाए, समाज को जोड़ने का काम करें, समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। इसलिए हमें एजुकेशन मिला है। एजुकेशन इसलिए नहीं मिला है कि हम बम मार करके लोगों को उड़ा दें, इसलिए थोड़ा ना हमको एजुकेशन मिलता है। जो भी भारत माता का बेटा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसको भारत की संस्कृति से प्रेम है, जिसको भारत के महापुरुषों से प्रेम है, भारत की रीतियों, नीतियों, परंपराओं से प्रेम हो, भारत माता की जय कहने में, वंदे मातरम कहने में उसको कोई झिझक ना होती हो, तो वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत माता का बेटा है। लेकिन ऐसा बेटा जिसको भारत माँ की जय कहने में जिसको झिझक होती हो, जिसको पेशानी आती हो, ये तो कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। देश सबसे बड़ा है और ये देश है तभी हम भी हैं। देश के विपरीत बात करने वाले लोगों का कहीं भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। खैर, हाँ बता दीजिए, लास्ट में बोल दीजिए। जैसे आपने कहा कि जो शिक्षित होता है वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही तो आतंकवादी। इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, भाई साहब ने हम उसपे clarify बोल रहे हैं। फिर चंबल में जितने लोग डाकू थे वो तो बिना पढ़े लिखे थे, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि बिना पढ़े लिखे भी डाकू होते हैं। शिक्षित या अनपढ़ इसका अपराध से मतलब नहीं होता। अपराध एक व्यक्तिगत और सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं जिसमें शिक्षा का और अशिक्षा का कोई योगदान नहीं होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आतंकवादी हो सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी आतंकवादी हो सकता है। बस ये होता है कि वो उसकी पर्सनल शिक्षा और उसकी पर्सनल परवरिश के ऊपर होती है। रही बात भारत माता की जय बोले, तो भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत माता की जय बोलता है और उसके लिए किसी को कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि हमारे पिताजी हम अपने पिताजी को प्रणाम करेंगे, वो मेरी इच्छा है। कई सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें से देखा जाता है कि कोई नहीं बोलता है। खैर, ये बात उठी थी कि गुजरात में कौन जीतने जा रहा है। आज आखिरी चुनाव थे। हम लोग गुजरात पे हम बोल रहे हैं। देखिए, इसमें एक मिनट, यदि विकास आपकी दृष्टि है, यदि शिक्षा आपकी दृष्टि है, यदि सुशासन आपकी दृष्टि है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौन जीत करके आ रहा है। जो 4 बार जीता है उसको 5वें बार कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि रोक सकती है। और आप सुनिए, एक क्लियोपेट्रा की नासिका है। इतिहास में संजोग होते हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार वरना केवल और केवल संजोग है। देश में दिल्ली को छोड़ करके देश में केजरीवाल का परफॉर्मेंस पुअर, ठीक है ना। और आने वाले समय में पंजाब में इलेक्शन होंगे तो आप देखेंगे। अच्छा, एक बात मानते हैं आप, जैसे आपने जिक्र कर दी तो मैं बता देता हूँ, दिल्ली में मैक्सिमम जो है यूपी बिहार के लोग रहते हैं, तो वो गलती कर देते हैं। नहीं, यूपी बिहार के संयोग से वोट नहीं। देखिए, दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली को केवल ये कहना कि वहाँ यूपी बिहार के लोग हैं, ये गलत है। दिल्ली में पूरे देश के लोग आकर के रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम प्रायोरिटी जो है, देखिए, दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो हैं वो कामकाजू लोग हैं, वो कामकाजू मजदूर हैं जिनके वहाँ वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। 10% लोगों के भी जो यहाँ से बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से जो दिहाड़ी मजदूर के रूप में जाते हैं उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं होते हैं। संख्या तो बहुत है लेकिन वो मतदाता नहीं है। और ये कहना कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और दिल्ली में केजरीवाल जीतते हैं, तो ये बात जो है वो राजनीतिक बात नहीं है। खैर, फिर उत्तर प्रदेश में भी तो उनको जीतना चाहिए ना। केजरीवाल जी को अगर उत्तर प्रदेश के लोग जिताते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जीते वो? यहाँ क्यों नहीं खाता खुला उनका? बिहार में खाता क्यों नहीं खुला? वही बात इनसे मैं बता रहा था सर से। खैर, ये बात गुजरात पर आई थी, तो अब बता दीजिए आखिरी में कि क्या लग रहा है गुजरात में कौन निकलेगा? कोई शंका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी। क्या लग रहा है? नहीं,
नहीं, क्या? अरे क्या नहीं लग रहा, बताओ भाई। नहीं आएगी सरकार, नहीं आएगी। कांग्रेस आएगी। क्या लग रहा है? देखिए, अगर वहाँ की जनता ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे वोट दिया होगा तो वहाँ बीजेपी नहीं आएगी। बाकी लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, फिर वो हम नहीं कह सकते। क्या लग रहा है चाचा, आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्या लग रहा है तुम, क्या नाम है तुम्हारा? बोलोगे? नहीं बोलेंगे। खैर, तो ये यहाँ की जनता थी, उन्होंने बताया। और बात हमें गुजरात की कर रहे थे, बात उसके बाद भाईचारे पे चली गई, फिर जो है कि टेररिज्म पे चली गई। खैर, लास्ट में यही निकला कि कोई कह रहा है भाजपा निकल जाएगी, कोई कांग्रेस पर है, कोई आम आदमी पार्टी का सपोर्टर था। हाँ? भाजपा के लिए लोगों को कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। जो पार्टी का सदस्य है वो अपनी पार्टी की बात करेगा, आम जनता मुद्दों की बात करेगी। हमने मुद्दों पे कहा है, हम पार्टी से नहीं है, तो हमने सीधे सीधे कहा कि अगर हमको वोट देना हो तो हम शिक्षा, रोजगार और उस पे देंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं देंगे। देखिए, और अगर हमारे अनुसार हो तो प्रेजेंट टाइम की सरकार को देख करके ये नहीं है कि हम भाजपा को वोट देंगे। पिछली बार हमने भाजपा को दिया था लोकसभा में, इस बार नहीं देंगे। खैर, कोई बात नहीं, अपनी अपनी विचारधारा है। तो ये गोरखपुर की जनता थी जिन्होंने बताया कि इस बार गुजरात में क्या लग रहा है। गुजरात छोड़ करके और सारी बातों पर बहुत ज़्यादा बात हुई। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हर से मेरा नाम आशीष था। धन्यवाद।